हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने मैं यूपी पीएससी आरओ के बारे में, जो अभी हाल ही में उसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप रिवीजन कर ही रहे होंगे कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इन टॉपिकों को अगर करके चले जाएंगे तो आपके लगभग लगभग 70 से 75% आपके क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो बस आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसी से मैं आपके सारे के सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा, साथ ही साथ बताता चलूँगा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो सारी बातें डिस्कस करूँगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए जो भी करंट में इशू होते हैं उनको डिस्कस करता हूं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनसे ब्रीफली डिटेल से मैं चर्चा भी कर लेता हूं, क्योंकि जो भी चीज़ें करंट में रहती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि संविधान से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में आर्टिकल पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार से मतलब है कि आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे। जैसे आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, और आर्टिकल 21 ए, जो कि आपसे पूछा जाता है कि ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आर्टिकल 21 ए से पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन 21 से पूछे गए हैं और आर्टिकल 17 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैच द फॉलोइंग में भी। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। रिट, मैं पिछले 3 से 4 सालों के क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, उसमें रिट के बारे में नहीं पूछा गया है, ना यूपी पीसीएस में ना आरओ के अंदर। तो इस बार लगभग लगभग 90% संभावना है कि इस बार रिट से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्टिकल 32 रिट के बारे में बताता है कि संविधान की आत्मा कहा गया है। जब आपके संविधानों का उल्लंघन होता है तो कौन से आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत आप रिट जारी करते हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं कि आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 48 क्या है, आर्टिकल 39 ए क्या है। तो आर्टिकल, और सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ में रहा है, जिसने अभी हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार है उसने अपने देश के, अपने राज्य के अंदर उसको लागू कर लिया है, आर्टिकल 44, जिसको आप समान नागरिक संहिता कहते हो। ये आर्टिकल डायरेक्ट आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। जैसे राज्यपाल है, जो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद का आपसे पूछे जाते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है और उनको शपथ कौन दिलाता है, कौन, क्या काम उनका होता है, वो सब बातें आपसे जरूर पूछी जाएंगी, क्योंकि राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जरूर। अब दोस्तों आपातकाल की बात करते हैं। आपातकाल से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इस बार हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था हमारे देश में, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया है। इस 3 बार दोस्तों आपातकाल लग चुका है। तीसरा जो आपातकाल है उसको संविधान हत्या दिवस के बारे में उन्होंने कहा है कि इसको डिक्लेयर कर देते हैं, तो उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। संविधान संशोधन से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, किस तरीके से संविधान संशोधन होता है और हमारे देश में इस बार कब तक कितने संविधान में संशोधन हो चुके हैं। 106 तक दोस्तों संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106वां संविधान संशोधन आपसे पूछ लिया जाएगा कि 106वां संविधान संशोधन क्या है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो 33% जो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। आपको इम्पोर्टेंट दोस्तों मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे 73 अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 74 है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा 86वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, और पहला जो संविधान संशोधन है उसके तहत अनुसूची जोड़ी गई थी। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बात थी दोस्तों आपके संविधान के बारे में। और मैच द फॉलोइंग में दोस्तों जो आर्टिकल अभी हाल ही में न्यूज में है, जैसे 324 का आर्टिकल जो हमारे देश के निर्वाचन आयोग है उससे रिलेटेड है, तो मैच द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं। याद करके जाना है इनको, टॉपिक को अच्छे से एक पुड़िया बना के घोल के पी जाना है, क्योंकि इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों दुनिया के भूगोल की, विश्व के भूगोल की और भारत के भूगोल की। दोस्तों ज्योग्राफी, इसी ये फिजिकल ज्योग्राफी से हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर दोस्तों पर्वत, झरने,
ज्वालामुखी, आकृति, नदियाँ वगैरह पूछे जाते हैं। पर्वत से आपसे पता होगा कि ये कौन सा पर्वत कहाँ पे स्थित है, पर्वत श्रृंखला कहाँ पे स्थित है, आल्प्स पर्वत कहाँ है, यूराल पर्वत कहाँ है, कौन सा देश इसमें आता है, ये सब बातें आपसे पूछ ली जाती है। झरने दोस्तों पिछले बार के मैंने क्वेश्चन देखे हैं, उसमें डायरेक्ट जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात है, गोवा के अंदर कौन सा जलप्रपात है, उड़ीसा के अंदर कौन सा जलप्रपात है, इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ज्वालामुखी से जो एक्टिव ज्वालामुखी है और 7 ज्वालामुखी हैं उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी हाल ही में इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी इरप्ट हुआ था, वो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाते हैं। आकृति, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा बारखान आकृति पूछ ली जाती है। जैसे आपने सुना होगा मेंडर्स नदियों के द्वारा जो बनाया जाता है, वो आकृति आपसे डायरेक्ट आएगी कि किस तरीके से कौन कौन सी आकृति से मैच द फॉलोइंग में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि 2 से 3 सालों के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, उसमें आकृति से क्वेश्चन नहीं आया। इस बार जितना भी टफ बना ले क्वेश्चन, आकृति से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजी से। अगर नदियों से क्वेश्चन आएगा तो हमारे देश की नदियों से क्वेश्चन आएगा। जैसे भी मैंने आपसे देखा होगा कि जो सहायक नदी है उससे क्वेश्चन आ जाता है कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, ईला किसकी सहायक नदी है और ईब किसकी सहायक नदी है। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगे। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ क्लाइमेटोलॉजी की। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर दोस्तों क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बाह्य मंडल है। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन कि समताप मंडल में वो कौन सी लेयर पाई जाती है जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ओजोन लेयर को याद रखना है दोस्तों, समताप मंडल में पाई जाती है। हवाई जहाज कहाँ पे चलते हैं, आयनोस्फीयर हमारा कम्युनिकेशन कहाँ पे चलता है, ये सब बातें क्लाइमेटोलॉजी से पूछी जाएगी। गैसों के बारे में हमारे वायुमंडल में कौन कौन से गैस विद्यमान हैं, जैसे सबसे ज़्यादा गैस की सांद्रता हमारे वायुमंडल में कौन सी है, जैसे नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आती है, फिर आर्गन आती है तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड आती है। इस तरीके से आपके क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ जाएंगे, याद रखना है। रेगिस्तान जैसे थार का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल है, ये सब बातें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे कि ये कौन कौन से कहाँ कहाँ पर स्थित है। और इनसे रिलेटेड इनमें से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनमें कौन सा देश आएगा। याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं मैं अगर जलवायु की बात करता हूँ, जलवायु के अंदर दोस्तों जलवायु से आपसे भारत की जलवायु पूछी जाएगी। और भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। एक कोपेन को जरूर याद रख के जाना है, कोपेन का क्लासिफिकेशन, कोपेन का वर्गीकरण, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। AWM कहाँ का क्लासिफिकेशन है, AW कहाँ का है, तो मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी से। याद रख के जाना है आपको दोस्तों। स्थानीय पवन से बात करते हैं दोस्तों। स्थानीय पवन से बारे में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैंने देखा है कि जो स्थानीय पवन होते हैं जैसे हरम्पटन है, जैसे लू है, और चिनूक है। चिनूक नॉर्थ अमेरिका की स्थानीय पवन है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, जो हरम्पटन है वो अफ्रीका की है, और शिकागो है। ऐसी कुछ हबूब है, ऐसी कुछ जो है ना स्थानीय पवन आपसे जरूर पूछ ली जाएगी। याद रखना है। चक्रवात जो न्यूज में रहे हैं, चक्रवात दोस्तों जिनको नामकरण वर्गीकरण किया गया है, जैसे हिंद महासागर के चक्रवात आते हैं, उनमें कुल 13 देश मिल के सभी का नामकरण करते हैं। इस बार जो चक्रवात आया है उसका नामकरण किसने किया है, जापान में चक्रवात आया है, उसका नामकरण कैसे हुआ, ये सब बातें आपसे पूछ ली जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको रिवीजन करके जरूर जाइएगा और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। ठीक है। ओशियनोग्राफी की बात करते हैं दोस्तों। ओशियनोग्राफी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है समुद्र की धारा। समुद्र धारा के अंदर दोस्तों कौन सी गल्फ स्ट्रीम को कहाँ का चलती है, और जो आपकी कनारी धारा है वो कहाँ चलती है, और आपकी अगुलहास कहाँ पे चलती है, ये सब बातें आपसे पूछ ली जाती हैं। एक मैं आपसे दोस्तों यहाँ पे एक बात डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो समुद्र है हमारा 97% वो खारा पानी है, और 3% ही दोस्तों वो मीठा पानी है। पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी खारा ही है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मीठे पानी का सबसे ज़्यादा स्रोत इस पृथ्वी पर कहाँ पे है, तो ग्लेशियर को याद रखना है। थोड़ी सी इसकी चीज़ों को याद रखना है कि ग्लेशियर को सबसे ज़्यादा हमारे देश, हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर मीठे पानी का स्रोत है, ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद भौम जल आता है, उसके बाद नदियों में आता है। इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है कि कितना पानी फ्रेश वाटर किस किस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें मैं बात करता हूँ पारिस्थितिकी तंत्र की। पारिस्थितिकी तंत्र में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि रामसर साइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी टोटल आज के समय में रामसर साइट हो चुकी है। 91 92 के आसपास रामसर साइट हमारे देश में हो चुकी है। नेशनल पार्क कितने हो चुके हैं हमारे देश के अंदर, और दोस्तों उनको
जो प्लांट हैं, जैसे आपने सुना होगा कि किस तरीके से वो प्लांट कौन कौन से ग्रो कर रहे हैं, ये बात आपसे पूछ ली जाएगी। किंगडम पूछा जाएगा, वर्गीकरण पूछा जाएगा, जैसे आपसे किंगडम के अंदर वर्ग आएगा, संघ आएगा, वो जंतु का वर्गीकरण आपसे पूछा जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट सर्वे तो आपके ज़्यादातर पूछा ही जाता है कि इस बार के वनावरण की स्थिति किस राज्य में दर्ज की गई है, सबसे ज़्यादा वनावरण किस राज्य में दर्ज किया गया है, और इस बार हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा 25% से ज़्यादा हमारे देश में वनावरण की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। एक बात आपको पता होना चाहिए, कभी भी हमारे देश की जो कार्बन की चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए 33% के हमारे देश में क्षेत्रफल चाहिए उसका वनावरण का, याद रखना है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो होगी परिस्थिति की बात। परिस्थिति की से डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो रामसर साइट होती है ये बात आपसे पूछ ली जाती है। एक वेटलैंड डे होता है दोस्तों, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें इकोनॉमी की। इकोनॉमी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जीडीपी से। जीडीपी से कैसे क्वेश्चन आएंगे कि इनमें क्या चीज़ शामिल की जाती है। हमारे देश के अंदर अगर क्या चीज़ काउंट करते हैं जब हम जीडी को मापते हैं, जब हम एनडीपी को मापते हैं तो इनमें से क्या चीज़ घटाते हैं। जीएनपी में मापते हैं तो इसमें से क्या चीज़ जोड़ते हैं, क्या चीज़ घटाते हैं। एनएनपी में क्या मापते हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जीएनपी से, जीडीपी से, एनडीपी से, याद रखना है दोस्तों। बैंकिंग क्षेत्र से क्वेश्चन आएगा। बैंकिंग क्षेत्र में आरबीआई के इस बार क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात, बैंकिंग क्षेत्र से क्वेश्चन आएगा दोस्तों बेसल कन्वेंशन का। इस बार का बेसल कन्वेंशन में हमने क्या क्या चीज़ें अपनाई हैं, और बेसल कन्वेंशन से हमने दोस्तों क्या क्या हमारे बैंकिंग सिस्टम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। बेसल कन्वेंशन 3 हम अपना चुके हैं। बेसल कन्वेंशन पहले 2 चल रहा था, इस बार हमने इसको 3 को भी अपना लिया है। कमेटी पूछी जाएगी, केलकर कमेटी, नरसिम्हा कमेटी न्यूज में रहती है। केलकर कमेटी किस तरीके से संबंधित है, तेंदुलकर कमेटी कैसे संबंधित है, ये सारी की सारी कमेटी आपको याद रख के जानी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखना है। योजनाएं आपसे पूछी जाएगी, और योजना के बारे में आपको नई वाली योजना यही याद करनी है। पुरानी ज़्यादातर यूपीपीसीएस पूछता है आपसे, या जितनी भी पुरानी योजनाएं, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है, जैसे जवाहर रोजगार योजना है, ग्रामीण रोजगार योजना है, ये जो पहली योजनाएं हैं 2010 की पहली योजनाएं हैं, मैं आपको याद करके जानी है, क्योंकि उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में बन रहे हैं कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाइए, या फिर इनमें कौन कौन से वर्ष में ये लागू हुई थी, उनको आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। फिर दोस्तों आप करते हैं बात रिपोर्ट की। जो रिपोर्ट होती है आईएमएफ की रिपोर्ट आती है, जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश की जीडीपी कितनी है, आरबीआई की रिपोर्ट आती है, और आईएमएफ की रिपोर्ट क्या क्या जारी करते हैं, जैसे आउटलुक की रिपोर्ट जारी करते हैं, इकोनॉमिक आउटलुक की एक रिपोर्ट जारी करता है, एनुअली रिपोर्ट जारी करती है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट जारी करता है। ये सारी की सारी रिपोर्ट आपको याद करके जानी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। याद रखना है दोस्तों, रिपोर्ट से भी और क्वेश्चन आएंगे। मैं आगे भी बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से और क्वेश्चन आएंगे। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री से तो आप जानते ही होंगे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप देखोगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, हमने नर्तिका कहाँ से मिली है, और स्नानागार कहाँ पे मिला है, और बंदरगाह कहाँ पे मिला है, चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, ये सब बातें आपसे सिंधु घाटी में पूछी जाएंगी। वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन दोस्तों ऋग्वेद से आएंगे। ऋग्वेद के अंदर जो हमारे देश के कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं ऋग्वेद के अंदर, ये सब बातें पूछ ली जाएंगी। अथर्ववेद से हमने क्या चीज़ ली है, अथर्ववेद से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका उपनिषद है अथर्ववेद का, जिसका नाम है मुंडकोश उपनिषद, उससे दोस्तों हमने लिया है सत्यमेव जयते। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि उपनिषद किसका है, ये मुंडकोश उपनिषद, तो आपको याद रखना है अथर्ववेद का है, ठीक है, याद रखनी है दोस्तों। और वही बात करता हूँ दोस्तों मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लेकर, जैसे संघीधाता को क्या कहा जाता है, प्रतिष्ठा को क्या कहा जाता है, और समाहर्ता को क्या कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मैच द फॉलोइंग में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य यूपीएससी का भी फेवरेट है, मौर्य साम्राज्य यूपीपीसीएस का भी फेवरेट है, तो आपका भी फेवरेट होना चाहिए, और आपको इसको अच्छे से करके जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों गुप्ता पे। गुप्ता डायनेस्टी के अंदर दोस्तों वहाँ पे समुद्रगुप्त के द्वारा कौन कौन सी मुद्राएं चलाई गई, उन्होंने कौन कौन सी उनकी मुद्रा पे अंकित क्या क्या चीज़ें हैं, शिलालेख याद रखने हैं, मंदिर कौन कौन से बनवाए हैं, मौर्य साम्राज्य के शिलालेख याद रखने हैं, गुहालेख याद रखने हैं, और गुप्त साम्राज्य के मंदिरों को याद रखने हैं। गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़े प्रतापी राजा समुद्रगुप्त के बारे में याद रखना है आपको। किसके काल में हैंसांग आया था, ये भी याद, फाहियान आया था, वो आपको याद रखना है।
हेनसांग किसके काल में आया था, ये भी आपको याद रखना है। मध्यकाल के अंदर दोस्तों बात करते हैं पाल गुर्जर राष्ट्रकूटवंश की। राष्ट्रकूटवंश में आपको पता होगा ये तीनों के तीनों एक त्रिपक्षीय युद्ध में उलझे हुए थे, जो ये कन्नौज जीतना चाहते थे। ये आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन में क्या आएगा कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा वो वंश नहीं है जो त्रिपक्षीय युद्ध से संबंधित नहीं है। तो आपको इन तीनों को याद रखना है, पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश याद रखना है दोस्तों। अब मध्यकाल के अंदर दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं कि दीवाने कोई किसने बनाया, बाजार को सुदृढ़ किसने कराया, और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, जामा मस्जिद किसने बनवाई। ये सब की सब बातें आपको याद रखनी है। मुगल काल के अंदर भी जो इन्होंने स्थापत्य कला बनाई है, और किसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, किसके काल को साहित्य का काल कहा जाता है, किसके काल को आपको चित्रकला का काल कहा जाता है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। आधुनिक काल के अंदर दोस्तों, आधुनिक काल के अंदर आपको पता होगा कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कौन कौन से युद्ध किस किस डायनेस्टी के साथ लड़े हैं। जैसे मैं आपको बात करता हूँ, जैसे एंग्लो मराठा वार है, एंग्लो सिख वार है, एंग्लो मद्रास कर्नाटक वार है। ये सभी के सभी कर्नाटक वार संधि आपको याद करके जानी है। डायरेक्ट आप एक पेज पे इसको लिख लीजिएगा कि कौन कौन सी संधि है, क्योंकि इससे जरूर आएगा एंग्लो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके साथ वॉर लड़ी है, एंग्लो अफगान वॉर है, इनके आपसे जरूर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा और कब लड़ी है। क्योंकि यूपीपीसीएस आपसे क्रोनोलॉजी पूछता है, यूपीपीसीएस आपसे सन पूछता है कि कब ये घटना घटी थी, याद रखना है दोस्तों। महात्मा गांधी के काल के बारे में पूछ ली जाएंगी बातें। महात्मा गांधी जब से आए थे हमारे देश में 1915 से लेके 1947 तक जब देश हमारा आज़ाद हुआ, तब से उन्होंने क्या क्या काम किए। जैसे चंपारण का सत्याग्रह, जैसे असहयोग आंदोलन, चोरी चौरा कांड में क्या उनकी भूमिका थी, जैसे हमारे देश के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, उनकी डेट आपको फाइनल याद रखनी है, क्योंकि डेट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्रांतिवीर जो हमारे रहे हैं, और षड्यंत्र जो हमारे देश में चले हैं, जैसे काकोरी षड्यंत्र हुआ था, जैसे ये कौन कौन से केस कहाँ कहाँ पे चले हैं, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसी से डायरेक्ट बन रहे हैं क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ के जाना है, जो इंपॉर्टेंट है वो है सबसे मैं कहूँगा तो वो कहूँगा दोस्तों, जो हमारे अचीवमेंट हैं डीआरडीओ के द्वारा, इसरो के द्वारा, और प्रधानमंत्री की यात्रा। इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर रहे थे। कौन कौन से देश हैं वो आपको याद करके जाने हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानते होंगे आप, ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में आप जानते होंगे, इनको आपको करके जाना है। रैंकिंग रिपोर्ट, अभी हाल ही में आपको पता होगा हमारी जो फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, हमारे देश के भुखमरी के वो है एसडीजी इंडेक्स है, कौन सी रैंक कितनी है, भारत की रैंक क्या है, वो सारी बातें आपको याद करके जानी है। अवार्ड्स के बारे में याद करना है दोस्तों, अवार्ड्स ओनर किसको मिले हैं, जैसे ऑस्कर अवार्ड, एकेडमिक अवार्ड, ये सारे याद करके जाने हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये पुलित्ज अवार्ड, ये सब आपको याद करके जाने। स्पोर्ट्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन क्या आएंगे कि स्पोर्ट में कौन कौन से खेल, जैसे शतरंज के बारे में आपको याद करके जाना है, क्योंकि शतरंज के बारे में यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। तो आपको यूपीपीसी से भी इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेती है कि शतरंज ने ये टाइटल किसने जीता है। डी गुकेश के बारे में पढ़ के जाना, मैग्नस कार्लसन के बारे में पढ़ के जाना, और प्रज्ञानंद के बारे में पढ़ के जाना, जरूर आएंगे क्वेश्चन दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है भारत देशों की, जो भारत में देश पहले तो भारत गए, भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो विदेशों की यात्रा पर गए, और जो भारत में आए उनकी भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएंगे कि इस बार की जो थीम है कि ये कहाँ पे हुई, ये बेंगलुरु के अंदर क्या चीज़ें हैं, हमारे देश में कितना वो आ रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। डीआरडीओ से आएंगे, इसरो से रिलेटेड जो जो उन्होंने मिसाइलें की हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कहता हूँ कि एक इसरो के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है स्पेडेक्स, जो हमने एक डॉकिंग की थी ब्रह्मांड के अंदर, हमने स्पेस के अंदर हमने एक डॉकिंग प्रक्रिया की थी। दुनिया में हम चौथे देश बन गए हैं जो ऐसा कारनामा करके हमने दिखाया है। डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइलें लॉन्च की हैं, ये आपको याद करके जाने हैं। मैंने आपको सारे से लगभग 70% का मैंने आपको टॉपिक बताए हैं। 70% डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से स्टडी करके जाते हैं। स्टडी करिएगा दोस्तों, ऐसे करिएगा क्योंकि आने वाला समय आपका सिर्फ एग्जाम का है, सिर्फ रिवीजन करना है। आपने पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया वो सब अब काम आएगा, अब उसको रिवीजन आपको करना है। ज़्यादा जितना रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब दूसरी नई चीज़ आप देखोगे तो आपको दिमाग में नहीं आएंगी, आप उसको जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करिएगा।
ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे ओवरऑल मैंने आपको 70% लगभग पेपर का मैंने आपको इसमें बता दिया है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आने वाले समय में इसी प्लेटफॉर्म पर करंट में जो भी इशू होते हैं उनको डिटेल से चर्चा कर लेता हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।